नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी 5वीं क्लास प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक, इसमें आपको आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद ये 3 विचारधाराओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। और विचारक में सबसे पहले भारतीय विचारक, जिसमें से आपको विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, गिजुभाई बधेका, और पाश्चात्य विचारक में प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रॉबेल और मारिया मॉन्टेसोरी के बारे में पढ़ाया जाएगा। आज आपको सबसे पहले आदर्शवाद के बारे में बताया गया है। अगर आप सभी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सारी शैक्षिक विचारधाराएं और विचारक के बाद आपका खंड का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद खंड खा शिक्षा और समाज की ओर बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक। प्रमुख शैक्षिक विचारधाराओं में आपको क्या क्या पढ़ना है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, 3 शैक्षिक विचारधाराएं आपको पढ़नी है। विचारक में आपको भारतीय विचारक में विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राधाकृष्णन और गिजुभाई बधेका। पाश्चात्य विचारक में प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रॉबेल और मारिया मॉन्टेसरी, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। तो आज सबसे पहले शिक्षा में आदर्शवाद। शैक्षिक विचारधाराओं में पहले क्या है? शिक्षा में आदर्शवाद, फिर उसके बाद प्रकृतिवाद, फिर प्रयोजनवाद। क्लियर? तो आदर्शवाद क्या होता है, इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी ले लेंगे। आदर्शवाद, आइडियलिज्म, आइडिया और लिज्म, इसको आप तोड़ दीजिए। ठीक, आइडिया और लिज्म 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। आइडियलिज्म 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति आइडियल और लिज्म 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, आइडिया और लिज्म। आइडिया का मतलब होता है विचार या प्रत्यय, और लिज्म का मतलब होता है वाद। तो आदर्शवाद। क्लियर? आइडियल शब्द की उत्पत्ति आइडियल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ विचार या प्रत्यय है। क्लियर? इसका अगर क्लियर अर्थ देखा जाए, कई सारे विद्वान मतभेद है, कई सारे विद्वानों में उनके कुछ विचार हैं जिस पर हम प्रकाश डालेंगे। उसी में से 1 या 2 डिफिनेशन आपको याद करनी है। अगर आदर्शवाद के बारे में पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट क्या है, आपको 1 या 2 वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग आपको डिफिनेशन याद करनी, वही लिखनी है। उन्होंने प्रश्न पत्र में ये नहीं देना है कि आदर्शवाद रूस के अकॉर्डिंग या हैंडसन के अकॉर्डिंग या अरस्तु जी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ये सब क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता। सिर्फ आदर्शवाद की एक परिभाषा दीजिए, आइडियलिज्म की एक परिभाषा दीजिए। आपको ये भी थ्योरी नहीं लिखनी है कि आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति आइडियल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ विचार या प्रत्यय है। ये आपको समझने के लिए पर्याप्त है कि आप समझ जाइए कि आइडिया प्लस लिज्म 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बस। आदर्शवाद का अर्थ होता है, समझेंगे पहले। आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। उनका विश्वास है कि जो कि बात सत्य या वास्तविक है वह अवश्य आध्यात्मिक व मानसिक है। इन्होंने कहा जो बात सत्य है या वास्तविक है वह अवश्य आध्यात्मिक व मानसिक है। उनका मानना है कि भौतिक संसार मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। ये थी इसकी परिभाषा। इसका अर्थ कि आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। उनका विश्वास है कि जो बात सत्य है या वास्तविक है वह अवश्य आध्यात्मिक व मानसिक है। उसका मानना है कि भौतिक संसार
मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। क्लियर? ये तो आपको समझना था। अब कुछ वैज्ञानिकों विद्वानों में मतभेद है, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं, तो उन सभी परिभाषाओं पर नज़र डालेंगे। इसमें से आपको जो परिभाषाएं आपको लगे कि हाँ ये परिभाषा आप याद कर सकते हैं, वो जरूर याद कर लीजिए। कम से कम 2 से 3 परिभाषाएं आप याद कर लीजिए, बाकी परिभाषाओं को माइंड में रखिए। मान लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न में परिभाषा दे दी गई और पूछ लिया गया यह परिभाषा किसने दी, किससे संबंधित है, तो आप लिख सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले रॉस जी ने क्या बताया? रॉस जी ने कहा, इन्होंने बताया इनके अकॉर्डिंग आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप ही सत्य है। इससे पहले मैंने बताया था अर्थ इसका। सेम इसी तरीके से इन्होंने डिफिनेशन दी है कि आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप ही सत्य है। ये जी है, ये आप याद कर सकते हैं आसानी से। क्लियर? कॉन्ट जी ने क्या बताया? इस जगत में सफलता प्राप्त करने की योग्यता की प्राप्ति ही शिक्षा नहीं है। इस जगत में सफलता आप प्राप्त कर ले रहे हैं, उसी की योग्यता शिक्षा नहीं है, अपितु मानवता के आदर्श एवं सामाजिक जीवन की तैयारी ही शिक्षा है। आपने शिक्षा प्राप्त कर ली, आपने जॉब पा ली, ये आपकी सफलता नहीं है जब तक आपके अंदर मानवता के आदर्श और सामाजिक गुण नहीं होंगे। इन्होंने क्या बताया? इस जगत में सफलता प्राप्त करने की योग्यता की प्राप्ति ही शिक्षा नहीं है, अपितु मानवता के आदर्श एवं सामाजिक जीवन की तैयारी ही शिक्षा है। ये 2 डिफिनेशन बहुत ईजी हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लियर? रोजन जी ने क्या बताया? रोजन जी ने क्या बताया? आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा है और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आदर्शवादियों का विश्वास क्या है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा है। ब्रह्मांड का अपना खुद का बुद्धि है और इच्छा है। इन्होंने कहा ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि और इच्छा है और सब भौतिक वस्तुओं को उसके पीछे विद्यमान और इसके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट डिफिनेशन क्या है? डीएम दत्ता द्वारा। डीएम दत्ता के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है। आध्यात्मिकता और मन, आदर्शवाद में यही देखने को आपको मिलेगा, मानववादी या आध्यात्मवादी, इसमें यही विवेचनीय है। क्लियर? तो आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है। नेक्स्ट अरस्तु जी ने क्या बोला? क्या अनुसार, उनके अनुसार क्या कहा उन्होंने? शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों से युक्त बनाना है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। यह धारणा ही आदर्शवाद का प्रतिरूप है। इन्होंने भी क्या बताया कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, अभी उसके पहले कॉन्ट जी ने क्या बताया था, अभी जस्ट इसके पहले आपने पढ़ा यहाँ पर कॉन्ट जी ने क्या बताया? सफलता प्राप्त करने की योग्यता ही क्या है? योग्यता प्राप्त कर लेना शिक्षा नहीं है। मानवता के गुण होना चाहिए, सामाजिक गुण होना चाहिए, वही क्या होती है? शिक्षा। इन्होंने बताया शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों से युक्त बनाना। जॉब पा लेना ही आपकी सफलता नहीं है। आपके अंदर अगर नैतिक बौद्धिक सद्गुण नहीं है, उसका विकास नहीं हुआ है, तो वह शिक्षा आपके लिए व्यर्थ है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठ मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। मानवता का गुण आप में आ जाए, ऐसी शिक्षा आपको देना है। यह धारणा ही आदर्शवाद का प्रतिरूप है। क्लियर? अरस्तु जी की भी डिफिनेशन आपको इजी लगेगी, कॉन्ट जी की इजी लगेगी, और सबसे पहली जो डिफिनेशन थी रॉस जी ने कहा था। 3 डिफिनेशन हमारे हिसाब से आपको बहुत ही इजी लगेंगी। ठीक, जितनी छोटी डिफिनेशन होगी उतनी ही ज़्यादा टफ होती है। इसमें आप एक भी वर्ड हेर फेर नहीं कर सकते हैं। क्लियर यही लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो आप 3 से 4 डिफिनेशन याद कर लीजिए।
हैंडसर जी ने क्या बताया? हैंडसर जी ने बताया आदर्शवाद मानव के आध्यात्मिक पहलू पर बल देता है। अभी हमने बताया कि आध्यात्मिक और मानववादी पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अधोभौतिक आदर्शवादियों का विश्वास है कि असीमित मस्तिष्क से सीमित मस्तिष्क प्राप्त होता है, असीमित मस्तिष्क से सीमित मस्तिष्क प्राप्त होता है तथा व्यक्ति एवं संसार दोनों ही बुद्धि की अभिव्यक्ति हैं, क्योंकि भौतिक विश्व की व्याख्या मस्तिष्क से ही की जा सकती है। इन्होंने बहुत ही बड़ी डिफिनेशन दी है, बट समझ लीजिए, इजी है। आदर्शवाद जो है मानव के आध्यात्मिक पहलू पर बल देता है। किस पर बल देता है? आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। जो आदर्शवादी हैं, जो आदर्शवादी लोग हैं, उनके लिए आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। क्लियर? एक तत्वज्ञानी आदर्शवादी यह मानता है कि मनुष्य का सीमित मस्तिष्क असीमित मस्तिष्क से निकलता है। एक तत्वज्ञानी या अधोभौतिक आदर्शवादी या एक तत्वज्ञानी आदर्शवादी यह मानता है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है असीमित मस्तिष्क से सीमित मस्तिष्क प्राप्त होता है। जो मनुष्य का सीमित मस्तिष्क होता है वह असीमित मस्तिष्क से निकलता है, कह सकते हैं, या असीमित मस्तिष्क से सीमित मस्तिष्क प्राप्त होता है। व्यक्ति तथा संसार दोनों ही बुद्धि की अभिव्यक्ति हैं, क्योंकि भौतिक विश्व की व्याख्या मस्तिष्क से ही की जा सकती है, क्योंकि इस भौतिक संसार की व्याख्या मानसिक संसार के आधार पर ही की जा सकती है। क्लियर? समझ में आया आप सभी को? नेक्स्ट डिफिनेशन क्या दिया था? ब्रूवेकर जी ने बताया था आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मन सर्वोपरि है। अगर संसार को समझना है, आदर्शवादियों ने क्या कहा था? अगर संसार को समझना है तो मन सबसे पहले आएगा, सर्वोपरि होता है। उनके लिए इससे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है कि मन संसार को समझने में लगा रहे, और किसी बात को इससे अधिक वास्तविकता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि किसी और बात को मन से अधिक वास्तविकता समझना स्वयं की कल्पना होगी। इन्होंने क्या बताया? आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए क्या सर्वोपरि है? मन सर्वोपरि। उनके लिए इससे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है कि मन संसार को समझने में लगा रहे, और किसी बात को इससे अधिक वास्तविकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि किसी और बात को मन से अधिक वास्तविकता समझना स्वयं मन की कल्पना होगी। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। ये आपकी जितनी भी डिफिनेशन है, लगभग सारी डिफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैंने बताया कि 3 से 4 डिफिनेशन आप याद कर लीजिए। जितनी बड़ी डिफिनेशन होगी उतनी ही इजी होती है। 3 से 4 डिफिनेशन आप याद कर लीजिए और आसानी से आप उसको लिख सकते हैं। आदर्शवाद की परिभाषा दीजिए, इससे सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि आदर्शवाद की एक परिभाषा दीजिए। क्लियर? और कोई क्वेश्चन नहीं, और जितनी थ्योरी है उसको आप सिर्फ समझिए। कभी एक क्वेश्चन आया था आदर्शवाद और अनुशासन, आदर्शवाद और शिक्षक पर एक टिप्पणी दीजिए। छोटा सा क्वेश्चन आया था, आप समझ लीजिए, अपने मन से आप लिख सकते हैं। क्लियर? आदर्शवाद और अनुशासन पर टिप्पणी पूछी गई थी, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आदर्शवाद में अनुशासन को शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। आदर्शवाद में सबसे ज्यादा प्रेशर किस पर दिया जाता है? अनुशासन पर। यह आप याद रखेंगे। अभी इससे पहले आध्यात्मिक, अभी जस्ट उससे पहले आपने डेफिनेशन पढ़ी कि सफलता, अगर आपने जॉब पा ली है, बस शिक्षा वही नहीं कि आप जॉब पा लें, आप सफल हो गए। ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा है कि आपके अंदर मानवता के गुण विकसित हो, वह शिक्षा है। तो आपको अनुशासन पर ध्यान देना है। अनुशासन से ही रिलेटेड संबंधित आदर्शवाद होता है। आदर्शवाद में अनुशासन को शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। आदर्शवादी बालक को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है। जो आदर्शवादी बालक हो उसे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है, किंतु प्रकृतिवाद जो होता है पूर्ण स्वतंत्रता का पक्षपाती होता है। जो प्रकृतिवाद इसके बाद आप पढ़ेंगे वह पूर्ण स्वतंत्रता का पक्षपाती था। संपूर्ण शिक्षा आदर्श केंद्रित होती है, सभी आदर्श पर केंद्रित होती है।
आदर्शवादी शिक्षक छात्रों को इस बात के लिए सचेत करता है कि स्वतंत्रता की अधिक मात्रा हानिकारक होती है। अगर आप किसी बच्चे को ज़्यादा स्वतंत्रता दे दोगे तब वह बहुत ही हानिकारक होगी। किसी भी काम में किसी भी प्रकार से आप बच्चे को नहीं डांटोगे या नहीं उसको अंडर मिलाओगे या स्वतंत्रता उसे ज़्यादा दे दोगे तब वह हानिकारक होगा। प्रकृतिवाद का नारा है स्वतंत्रता और आदर्शवाद का नारा है अनुशासन। प्रकृतिवाद में बताया गया है कि स्वतंत्रता चाहिए बच्चों को, लेकिन आदर्शवाद में बताया गया है कि नहीं, अनुशासन रहना चाहिए, अनुशासन के गार्डिंग करना चाहिए। तो अनुशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, उन्हें ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। अनुशासित जीवन से ही आध्यात्मिक उपलब्धि संभव है। अनुशासित जीवन से ही आध्यात्मिक उपलब्धि संभव है। क्लियर। किंतु अनुशासन बाह्य नियंत्रण द्वारा संभव नहीं है, बल्कि यह स्वयं पर स्वेच्छा से लागू किया गया प्राकृतिक नियंत्रण है। इन्होंने कहा, क्या बताया, जो अनुशासन होता है उससे, जैसे मैं आपको बार बार डांटूं, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, जब तक आप अपने मन से स्वेच्छा से नहीं सोचेंगे तब तक आप वह कार्य नहीं बंद कर सकते। तो इनके कहने का क्या तात्पर्य है कि अनुशासन बाह्य नियंत्रण द्वारा संभव नहीं है, बल्कि यह स्वयं पर स्वेच्छा से लागू किया गया प्राकृतिक नियंत्रण है। खुद आप सोचेंगे, खुद आप समझेंगे तभी यह लागू होगा, जिसे अनुशासित जीवन के लिए आवश्यक माना गया है। आदर्शवाद जीवन के लिए माना गया। आदर्शवाद नैतिक गुणों के विकास का समर्थन करता है। क्लियर है, ये तो आपको पता है। नैतिक गुणों के विकास के लिए अनुशासन बहुत ही आवश्यक होता है। अगर नैतिक गुण अगर आ रहे हैं किसी बच्चे में तो इसका मतलब उसका अनुशासन बहुत ही अच्छा है। नम्रता, ईमानदारी, समय प्रबंध, आज्ञाकारिता, निष्ठा, सत्यवादिता आदि ऐसे गुण हैं जिनका विकास आवश्यक है। इनका विकास अनुशासन पूर्ण वातावरण में ही संभव है। अगर बच्चे के अंदर नम्रता, ईमानदारी, समय प्रबंध, आज्ञाकारिता, निष्ठा, सत्यवादिता अगर उसके अंदर दिख रही है तो अनुशासन पूर्णता वातावरण उसे मिल रहा है, तभी यह उसके अंदर संभव हो पाया। तो आप अनुशासन और आदर्शवाद में आसानी से छोटी सी टिप्पणी लिख सकते हैं 4 से 5 लाइन की, कि आदर्शवाद में अनुशासन को शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना गया। आदर्शवादी बालक जो होता है उसे पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं रहना चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। प्रकृतिवाद क्या कहता है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। संपूर्ण शिक्षा आदर्श केंद्रित होती है। जो आदर्शवादी शिक्षक छात्रों को इस बात के लिए सचेत करता है कि स्वतंत्रता की मात्रा जो होती है बहुत ही हानिकारक होती है। लेकिन प्रकृतिवाद का नारा था स्वतंत्रता और इसका नारा क्या था, आदर्शवाद का अनुशासन। अनुशासित जीवन से आध्यात्मिक उपलब्धि संभव, किंतु अनुशासन बाह्य नियंत्रण द्वारा संभव नहीं, बल्कि यह स्वयं पर स्वेच्छा से, जब आप खुद नहीं सोचेंगे तब तक लागू नहीं किया जा सकता है। अनुशासित जीवन के लिए अनुशासन जो है जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक माना गया। आदर्शवाद जो है नैतिक गुणों का समर्थन करता है। नैतिक गुणों के विकास के लिए अनुशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें ईमानदारी, नम्रता, यह सब जो है आदर्शवाद में विकसित होता है बच्चे के अंदर। इसका विकास तभी होगा जब बच्चे को अनुशासनपूर्ण वातावरण मिलेगा, तभी यह सब विकास होगा उसके अंदर। ठीक, इतनी बड़ी थ्योरी देखकर आप डरिए नहीं। क्लियर, आप समझ लीजिए, आप आसानी से 8 से 10 लाइन लिख सकते हैं। क्लियर। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई त्रुटि नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा फिर से क्लास। क्लियर। आदर्शवाद व शिक्षक, इस पर टिप्पणी पूछी जाती है 1 या 2 नंबर में। जेटिल जी का कथन है कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है। आदर्शवादी विचारक शिक्षक को उस अनुपम स्थिति में रखते हैं जिसमें शिक्षण प्रक्रिया का कोई अन्य अंश नहीं रखा जा सकता है। शिक्षक को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। सभी को पता है शिक्षक ही बच्चे को अगर चाहे तो बना सकता है, बच्चे को चाहे तो बिगाड़ सकता है शिक्षक के द्वारा। शिक्षक अगर सही है तो बच्चा भी एकदम सही परफेक्ट बनकर निकलेगा। तो अध्यापक जो होता है सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है। आदर्शवादी विचारक शिक्षक को उस अनुपम स्थिति में रखते हैं जिसमें शिक्षण प्रक्रिया का कोई अंश नहीं रखा जाता। ये तो आप मान लीजिए याद कर लेंगे, नहीं याद करते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप पढ़िए, यहाँ से बहुत ही अच्छा समझ में आएगा
कि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रॉवेल जी ने क्या कहा था, ये आप लिख सकते हैं आदर्श और शिक्षक के बीच में टिप्पणी, कि बालक एक पौधे के समान है और अध्यापक एक माली के सदृश। जो बालक है एक पौधे के समान है और जो अध्यापक होता है एक माली के जैसे है, माली का कार्य कर रहा है, सदृश से, जो पौधे को आवश्यकता अनुसार सींच कर, खाद आदि डालकर तथा काट छांट कर सुव्यवस्थित रूप में पन पाता है, जिससे वह एक सुंदर और मनमोहक वृक्ष बन सके। फ्रॉवेल जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि बालक जो है एक पौधे के समान है और अध्यापक एक माली के समान, माली के जैसे कार्य करता है। जैसे आप किसी पौधे को लगा रहे हैं, रोपित कर रहे हैं अगर किसी पौधे को, उसके बाद आप डेली उसमें क्या उसकी कमी है, क्यों सूख रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा चीज़ आप उसकी केयर ध्यान में रखते हुए उसका केयर करिए। उसमें खाद कब जरूरत, पानी कब जरूरत है, क्यों ये इसमें फूल नहीं निकल रहा है, क्यों फल नहीं निकल रहा है, ये सारी चीज़ें आप केयर कर रहे हैं, तो आप एक पौधे के शिक्षक ही हुए कि आप पौधे को बड़ा कर रहे हैं। सेम वही प्रोसेस बालक जो होता है एक पौधे के समान होता है और शिक्षक अध्यापक एक माली के सदृश, जो पौधे को आवश्यकता अनुसार, उसके आवश्यकता के अनुसार सींच कर, खाद पानी डालकर, काट छांट कर व्यवस्थित करता है और उसे बड़ा करता है और एक सुंदर और मनमोहक वृक्ष बन सके। शिक्षक ही ऐसा प्राणी होता है जो एक पौधे के समान का, एक माली के पौधे के समान बालक को बहुत ही अच्छी पोस्ट पर पहुंचा सकता है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है, आप आसानी से याद कर सकते हैं कि बालक जो है एक पौधे के समान होता है और अध्यापक एक माली के सदृश, जो पौधे को आवश्यकता अनुसार सींच कर, खाद पानी आदि डालकर, काट कर, छांट कर सुव्यवस्थित रूप में पनपाता है और जिसे एक सुंदर और मनमोहक वृक्ष बन सके। क्लियर? यह आसानी से आप एक हेडिंग ले सकते हैं। इसी के संबंध में रॉस जी ने क्या कहा था, प्रकृतिवादी तो जंगली गुलाब से संतुष्ट हो सकता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि प्रकृतिवादी जो हैं वो गुलाब जो जंगली गुलाब होते हैं उनसे तो वो संतुष्ट हो सकता है, किंतु आदर्शवादी जो होते हैं वे एक सुंदर और सुविकसित गुलाब की परिकल्पना करता है। प्रकृतिवादी जो होते हैं वो जंगली गुलाब से संतुष्ट हैं, लेकिन आदर्शवादी जो वो संतुष्ट नहीं होगा, वह सुंदर और सुविकसित गुलाब की परिकल्पना ही करेगा। यह दार्शनिक विचारधारा यह मानकर चलती है कि बालक के विकास से उपयुक्त सामाजिक वातावरण एवं शिक्षक का सही मार्गदर्शन आवश्यक है। अगर देखा जाए यह विचारधारा, इसके अकॉर्डिंग बालक के विकास के लिए सामाजिक वातावरण और शिक्षक का सही मार्गदर्शन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बालक का आदर्शवादी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसका अनुशासन, उसका नेचर, उसका बिहेवियर जैसा होगा, सेम बालक वैसे ही पनपेगा, वैसे ही ग्रोथ करेगा। क्लियर? समझ में आया सभी को? इससे पहले अगर समझ में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यहाँ सर यहाँ नहीं समझ में आया, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया इस चैप्टर से जो डिफिनेशन मैंने बताई, 3 से 4 डिफिनेशन आप याद कर लीजिए बस, और दोनों टिप्पणियाँ मैंने समझा दी अच्छे तरीके से, आप आसानी से दोनों टिप्पणियों के बारे में लिख सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। अगर पूछ लिया जाए आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे, प्रवर्तकों का नाम लिखिए, तो आप आसानी से प्रवर्तक लिख सकते हैं। सुकरात जी थे, कौन कौन से? सुकरात थे, प्लेटो थे और डेकार्ट जी थे, हीगल जी थे, हीगल, डेकार्ट, प्लेटो, सुकरात, स्पिनोजा। क्लियर? कई सारे नाम हैं, आप इन्हें हीगल याद कर लीजिए। ये थे आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक। अगर आदर्शवाद को देखा जाए तो इसकी परिभाषाओं को कई सारे भागों में बांटा गया। आत्मनिष्ठ आदर्शवादी, वस्तुनिष्ठ आदर्शवादी, निरपेक्ष आदर्शवादी, पाश्चात्य आदर्शवादी। आत्मनिष्ठ आदर्शवादी होता है, वस्तुनिष्ठ आदर्शवादी, निरपेक्ष आदर्शवादी और पाश्चात्यात्मक आदर्शवादी। क्लियर? अगर आप सभी को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलिएगा, कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।